हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिताली सिंह बघेल। आज हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती के बारे में। आपने अकबर और महाराणा प्रताप की कहानी तो सुनी होगी। इन पे कई टीवी सीरियल भी बन चुके हैं और ये हमें अक्सर बातचीत में आती रहती है। तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा जिसने महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध के बारे में ना सुना हो या उनके स्ट्रगल के बारे में ना सुना हो। पर अकबर कोई एक दिन में उन्होंने इतने राज्य को हासिल नहीं किया था। महाराणा प्रताप की लड़ाई से भी दशक पहले रानी दुर्गावती अकबर को हरा चुकी थी। अब कौन थी ये रानी दुर्गावती? चंदेल राजपूतों की वीर पुत्री थी ये रानी दुर्गावती। गौंडवानों की बहू थी रानी दुर्गावती। आपने शायद फिल्म देखी होगी RRR, जिसमें एक गौंड ट्राइब के बारे में बताया गया है, जिसमें NTR ने उस ट्राइब के पर्सन को एज एन प्ले किया है कैरेक्टर। तो आपने देखा वो एक आदिवासी दिखाए गए हैं, जंगल में रहने वाला ट्राइब दिखाया गया है। तो गोंडवाना जो थे वो एक ट्राइब थी। तो एक वर्ण सिस्टम जो है, हमें हमेशा वर्ण सिस्टम की बुराइयां बहुत बताई जाती हैं। तो कहते हैं कि वर्ण सिस्टम है तो जैसे कि जो बाकी वर्ण के लोग हैं वो दूसरे वर्ण में नहीं आ सकते, उनका विवाह नहीं होता, उनसे मित्रता नहीं होती, साथ में बैठते उठते नहीं है, कई चीजें ऐसे कही जाती हैं। तो वहीं पे अगर मैं गोंडवाना ट्राइब पे आऊँ तो गोंडवाना एक समय में मध्य भारत की बहुत सक्षम ट्राइब थी, जिन्होंने राज्य किया है। तो उन्हें राजा का पद मिला है। अब उन्हीं ट्राइब में, गोंडवाना ट्राइब में अगर कहें कि शादियां नहीं होती हैं, तो अगर आप गोंडवाना ट्राइब की फैमिली ट्री निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ही राजपूत क्षत्रिय राजकुमारियों का विवाह गोंडवाना ट्राइब में हुआ है। जस्ट बिकॉज वर्ण सिस्टम का मतलब होता है कि जिसका जो भी काम करता है वो उसका वर्ण वहां से, उसके प्रोफेशन से आता है। तो जो गोंडवाना ट्राइब थी वो राज्य कर रही थी, तो वो भी क्षत्रिय ही हुए। तो इस तरीके से कई क्षत्रियों ने, कई राजपूतों ने अपनी पुत्रियों का विवाह गोंडवाना ट्राइब में किया। उनमें से ही थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने दलपत सिंह को खुद पसंद किया था। उनके विवाह के बाद दलपत सिंह ने शेर शाह सूरी के जो अटैक रानी दुर्गावती के फादर की राजा कीर्ति सिंह पर होते थे, उन पर दलपत सिंह जो थे वो बहुत मदद किया करते थे अपने फादर इन लॉ के युद्ध में जाके। वो खुद कई युद्ध लड़ा करते थे। तो उस समय राजपाट को रानी दुर्गावती संभालती थी। रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, तो उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति, राजनीति, हर तरीके से, एक क्षत्रिय स्त्री थी, उन्होंने सब सीखा हुआ था। जब रानी दुर्गावती और दलपत सिंह के पुत्र कुछ 5 वर्ष के हुए, तब एक युद्ध में दलपत सिंह की जान चली गई। उसके बाद उनके जो पुत्र थे वो काफी छोटे थे, तो वो राजपाट को संभाल नहीं सकते थे। तो उनकी जगह एज एन रीजेंट रानी दुर्गावती ने संभाला। जैसे कि अभी कुछ बीच में फिल्म आई है पृथ्वीराज, उसमें भी फेमिनिज्म पे बहुत बात हुई है। मतलब उन्होंने बहुत ही लंबा फेमिनिज्म को खींचा है। पृथ्वीराज चौहान के बाद की ही ये कहानी है। और अगर हम पृथ्वीराज चौहान के समय के पहले भी कई रानियों की कहानी निकालेंगे तो हमें बहुत सारी योद्धा उसमें मिलेंगी। तो हम उन कहानियों में देखेंगे कि जिस फेमिनिज्म की हम बात करते हैं वो ऑलरेडी वहां था, वो बराबरी थी। तो रानी दुर्गावती ने अपना राजपाट संभाला और उस राजपाट में रानी दुर्गावती ने कुछ 51 युद्ध लड़े। और सिर्फ लड़े नहीं, उन्होंने जीते। तो अगर अगेन मैं बोलूंगी, ये जो फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, हम बुराई करते हैं कि हक नहीं थे, तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये योद्धा जो रानियां थी वो युद्ध भूमि में जाके नहीं लड़ पाती। जबकि रानी दुर्गावती ने अपने सारे युद्ध खुद लड़े हैं, वो रणभूमि में खुद जाती थी। अब उन्हीं में से एक अटैक उनका अकबर के साइड से हुआ। तो अब मैं आपको अकबर के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। अकबर खुद युद्ध नहीं लड़ा करते थे, ऐसे बहुत कम युद्ध हैं जिसमें वो खुद गए थे। उनके कमांडर्स थे जो उनके लिए युद्ध लड़ते थे। तो उनमें से एक तो वो हार चुके थे। तो इस बार हारने के बाद अकबर ने असफ खान को भेजा रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए, जिसमें 2 बार रानी दुर्गावती ने असफ खान को खदेड़ दिया। अभी तीसरी बार में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के ये चीज डिस्कस की कि चलो क्यों ना हम रात में अटैक करते हैं, इनको पूरी तरीके से हम खत्म कर देते हैं। पर
सनातन धर्म के हिसाब से युद्ध कोई नीच चीज नहीं है, कोई खराब नहीं है। युद्ध एक कला है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसमें नियम कानून होते हैं जिन्हें एक हिंदू, एक सनातनी मानता है। ये तो ठीक है, मानता है, बट इसी चीज के चक्कर में बहुत सारे हिंदू राजा खत्म हुए हैं क्योंकि वो इस धर्म को मान रहे थे जो कि आपका दुश्मन नहीं मानता है। यही पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हुआ था कि वो पूरी तरीके से धर्म को मान रहे थे और दुश्मन तो नहीं मानता था धर्म को। तो रानी दुर्गावती ने भी वही चीज देखी, समझी और उसी हिसाब से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को समझाया कि हमें हमारे दुश्मन के हिसाब से सोचना चाहिए। पर उनके मंत्रिमंडल ने उनको सपोर्ट नहीं किया और नेक्स्ट डे उन्होंने युद्ध लड़ा। उस युद्ध में रानी दुर्गावती को 2 तीर लगे। एक तीर ने उनकी गर्दन चीर दी। अब ये तीर लगने के बाद रानी दुर्गावती के पास सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला रास्ता, दुश्मन के हाथ मर जाना। दूसरा रास्ता, दुश्मन के सामने घुटने टेक कर अपने प्राण खुद त्याग देना। और इन कहानियों में हम बार बार यही सुनेंगे कि इन योद्धाओं ने अपने प्राण खुद ले लिया। वो या तो दुश्मन के हाथ लड़ते हुए मर जाते हैं या वो अपनी बलि खुद चढ़ा देते हैं। वैसा ही रानी दुर्गावती ने किया। उस दिन को हम बलिदान दिवस के नाम से जानते हैं। वैसे ही उनके पुत्र और वहां उपस्थित सभी योद्धा वहां पर लड़ते हुए मर गए। योद्धाओं का जौहर ये होता है कि वो लड़ते हुए मर जाते हैं। वहीं पर रानी दुर्गावती की मौत की जब खबर उनके महल तक पहुंची तो उनकी बहन और उनकी होने वाली बहू वहां थे। तो जितनी भी स्त्रियां महल में थी उन्होंने साथ में जौहर किया। उनके दुश्मन उन तक पहुंच पाते, उन्हें गुलाम बना पाते, उसके पहले उन्होंने जौहर किया। लेकिन उसमें रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और उनकी होने वाली बहू बच गए, जिन्हें अकबर ने अपने हरम में रख लिया। अब जौहर को भी कई नेगेटिव पॉइंट उठाए जाते हैं कि भाई ये ऐसे आपको ग्लोरीफाई करके नहीं बताना चाहिए जौहर को। पर थोड़ी समझने वाली बात है कि क्यों होता था जौहर। जौहर जैसे कि रानी दुर्गावती भी मरी युद्ध में, उनने अपने गुलाम नहीं बनी वो। वैसे ही अगर आप यहाँ पर रानी अगर जो औरतें बची हैं उन्हें गुलाम बनाया जाएगा, उन्हें बेचा जाएगा, तो मरने में भी वो सिर्फ जहर खा के नहीं मरते थे। क्योंकि ये कुछ लोग थे जो कि डेड बॉडीज की भी बेइज्जती किया करते थे। उनका एक तरीका था कि वो डेड बॉडीज को भी प्रताड़ित करना, उनके साथ गलत कुकर्म करना करते थे ताकि आत्मा को दुख मिले और या फिर आसपास के लोगों में डर फैले। तो वो जो ये क्षत्रिय योद्धा थे ये, और खास तौर पे औरतें, उनके शरीर के साथ ज्यादा किया जाता है, तो औरतें अपना शरीर नहीं छोड़ती थी। इसीलिए जौहर की अग्नि में वो पूरी तरीके से भस्म हो जाती थी। तो ये कहानी थी हमारी महान रानी दुर्गावती के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ढेर सारा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।